स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक चीज़ है। जैसे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम ही है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी बेसिक चीज़ें। इसमें सारी जितनी बेसिक चीज़ें हैं वही आएंगे। इसके बाद ही इसमें आपको ऊष्मा और ऊर्जा से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी रहती हैं। तो अगर आपको बेसिक मालूम नहीं रहेगा तो इसके आगे आप कुछ नहीं समझ में आएंगे, कुछ आपको इसके आगे समझ में नहीं आएगा। और आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर चारों चीज़ में ऊष्मा के बारे में पढ़ना है, तो आप जाके पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब देखिए इसके फर्स्ट चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है, इसमें क्या चीज़ें हैं, चलिए इसके आज टॉपिक को कवर करेंगे। और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स इस जैसे इस सब्जेक्ट से मतलब एराइज होते हैं, इस चैप्टर से किस टाइप के न्यूमेरिकल एराइज होते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक क्या रहेगा। अगला टॉपिक है आपका ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होती है। देखिए न्यूटन के अनुसार ऊर्जा किसी निकाय का वह गुण है जिससे निकाय कार्य करने में सक्षम होता है। ठीक है, ऊर्जा किसी, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है निकाय। मैंने बार बार काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया है कि निकाय क्या होता है। निकाय क्या होता है, जो भी चीज़ आप ब्रह्मांड में जो भी चीज़ आप देखते हैं वह आपके लिए निकाय है। किस प्रकार का, मतलब कैसे वो निकाय होगा, अगर आप उसका अध्ययन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, कैसे, किसके बेसिस पर, दाब के बेसिस पर, ताप के बेसिस पर और आयतन के बेसिस पर अगर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए निकाय होगा। ठीक है, वो एक प्रकार का निकाय होगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है, न्यूटन के अनुसार ऊर्जा किसी निकाय का वह गुण है जिससे निकाय कार्य करने में सक्षम होता है। या फिर अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, ठीक है, जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उसमें कार्य करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। मतलब वो इसका ऊर्जा का मतलब यही होता है तो कि आपके पास जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी आप उतना ज़्यादा कार्य करेंगे, या फिर आप जितना ज़्यादा मतलब कार्य करेंगे तो उतनी ज़्यादा ही आपके पास ऊर्जा होगी। अगर आप मान लीजिए कि ज़्यादा कार्य कर रहे हैं मतलब आपके पास ऊर्जा ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ऊर्जा की गणना सीधे रूप से नहीं की जा सकती। आपको मालूम है कि ऊर्जा की गणना सीधे रूप से नहीं की जा सकती और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, जूल कहिए या फिर न्यूटन मीटर कहिए। ठीक है, इसका मात्रक जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। अब देखिए जो कार्य का मात्रक होता है, आपको मालूम है कार्य का मात्रक जूल होता है, वही क्या होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है। अब देखिए इसके वर्गीकरण के बारे में कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से इसके जितने वर्गीकरण हैं और कौन से मतलब टॉपिक जो एग्जाम में आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए ऊर्जा होता है तो वो मुख्यतः दो रूप का होता है, मतलब दो प्रकार का होता है, भंडारित या संचित ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा कह लीजिए, और संक्रमण ऊर्जा। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है भंडारित या संचित ऊर्जा। ठीक है, संक्रमण ऊर्जा का भी डिफिनेशन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ लेता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ, जो भी मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप देख लेंगे, अगर ऐसे ही आप अगर वीडियो देख लिए हैं तो समझिए आप कन्फर्म, आपको याद या फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए भंडारित या संचित ऊर्जा क्या होती है। यहाँ पे देखिए आप, किसी निकाय की वह ऊर्जा, निकाय की वह ऊर्जा जो निकाय की परिसीमाओं के अंदर होती है, भंडारित या संचित ऊर्जा कहलाती है। देखिए भंडारित या संचित ऊर्जा से मतलब है जैसे कि आपका कोई निकाय हो गया, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का निकाय हो गया, तो यहाँ पे कह रहेगा निकाय की वह ऊर्जा जो निकाय की परिसीमा के अंदर होती है। जो भी निकाय की परिसीमा है इसके अंदर होती है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, भंडारित या संचित ऊर्जा कहलाती है। अब इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। यह मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत होती है। ठीक है, कई जगह आपको 2 वर्ग देखने को मिलेंगे, ठीक है, और कई जगह आपको 3। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है 3 वर्गों में, मुख्यतः ये 3 वर्गों में वर्गीकृत होती है। चलिए इसको देख लेते हैं कौन कौन सी है और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ये आपको भंडारित या संचित ऊर्जा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए भंडारित या संचित ऊर्जा के बाद इसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए कि स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। अब तीनों को स्टेप बाय स्टेप और कंसेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और कैसे जैसे मान लीजिए कई प्रकार के न्यूमेरिकल भी इससे आपके बनते हैं। ठीक है, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा, सबसे पहले बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए निकाय की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए निकाय की स्थिति के कारण, तो निकाय की यहाँ पे स्थिति क्या होगी, निकाय की स्थिति क्या होगी यहाँ पे। अब देखिए
अपने स्थान, देखिए अपने स्थान या आकार की वजह से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता से उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार से अगर निकाय की स्थितिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो यहाँ पे तो स्थिति दिखा रहा है, तो स्थिति में क्या हो सकता है, उसका स्थान या फिर आकार, मतलब उसी में किसी कार्य मतलब बदलाव हो, अदरवाइज मतलब कुछ बदलाव होगा या फिर कुछ इधर उधर जाएगा, तो उसी से अपने स्थान या आकार की वजह से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता से उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। यहाँ पे सारी चीज़ें दी होती है। m निकाय का द्रव्यमान है, ठीक है, g क्या है, गुरुत्वीय बल है, और h क्या है, h आपका जो ऊंचाई दिया रहता है वो है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई, देखिए h दिया है, निकाय का h दिया है, धरातल तल से निकाय की ऊंचाई, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे एक और, यहाँ स्थितिज ऊर्जा का एक और फार्मूला यहाँ पे बन गया, जैसे मान लीजिए कि WH। अब W क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, ठीक है, आपको मालूम है W इक्वल टू mg, तो यहाँ पे mg की जगह पे W रख दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र WH भी होता है। यहाँ पे कभी कभी डायरेक्ट दे देता है न्यूमेरिकल में 2 ही मान, और आप सोचेंगे कि इसका 3 मान होगा, mgh होगा, लेकिन यह W का मान डायरेक्ट दिया रहता है, केवल h का मान आपको फिलअप करके न्यूमेरिकल से सॉल्यूशन करना रहता है। तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आते हैं, फार्मूला ये याद रखेंगे और ये नहीं, जैसे मान लीजिए कि फार्मूला आपको ये याद है, आप जानते हैं mgh होता है, और डायरेक्ट आपका पूरा W का मान दे देगा और h का मान दे देगा और आपसे पूछ देगा, तो आप कभी कभी कन्फ्यूजन में आते हैं कि यहाँ पे तो 3 मान रहता है, यहाँ पे 2 ही मान दिया है, तो आप अलग से क्या करते हैं, g का मान 9.8 रख के सोल्यूशन कर देते हैं, जो कि आपका गलत होता है। पूरा W का मान आपका दिया रहता है, तो आप इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है उसका भी मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब देखिए इसके बाद क्या है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। चलिए इसको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहते हैं किसी निकाय की वह ऊर्जा जो उसे स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में लाए, ठीक है। किसी निकाय की वह ऊर्जा जो उसे स्थित अवस्था, मतलब निकाय में वह ऊर्जा जो स्थित है, मतलब स्थिर है, तो स्थिर से उसे गतिमान अवस्था में ला देगा, वह क्या है, गतिज ऊर्जा। अब इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 mc², जहाँ m क्या है, निकाय का द्रव्यमान है, c क्या है, निकाय का वेग है, इसका भी मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब चलिए इसको सिंपल भाषा में जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में हम समझते हैं। जैसे आंधी में टीन, मतलब टीन का उड़ना, जैसे आंधी में आपको मालूम होगा, आंधी आती है तो छत पे मतलब टीन उन लगे रहते हैं, तो टीन का उड़ना, तो जैसे टीन का उड़ना यही एक प्रकार का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि m द्रव्यमान का कोई टीन है, जैसे मान लीजिए कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है या फिर, और v वेग से गतिशील है, ठीक है, v वेग से, तो क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। और यहाँ पे अगर वायु की सहायता से, मतलब वायु की, मतलब वायु अगर वहाँ पे है, वायु की वजह से उड़ रहा है, तो यहाँ पे v की जगह पे c होता है, वायु की चाल मतलब c होता है, तो 1/2 mc², ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका सिंपल सा उदाहरण हो जाएगा, आंधी में टीन का उड़ना। काफ़ी इजी है, आप बस ऐसे अगर देख लेंगे वीडियो को तो आपको दोबारा देखना भी नहीं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इससे आपको ऐसे ही याद रह जाएंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका या आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आंतरिक ऊर्जा। इसमें क्या होता है, देखिए निकाय की आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसको हम कंसेप्ट के साथ आपको बता रहे हैं, शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, निकाय की आणविक संरचना, देखिए निकाय हो गया कोई, ठीक है, इसमें अणुओं की संरचना जरूर होगी, निकाय में कुछ होगा तो, ठीक है। अणुओं की आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए कि एक प्रकार का आपका कोई अंदर पदार्थ है, ठीक है, ये आपका निकाय हो गया, कोई एक प्रकार का अंदर पदार्थ है, तो कुछ कण आपस में आकर्षित होंगे, कुछ प्रतिकर्षित होंगे, कुछ अपने अक्ष पे घूर्णन गति करेंगे, मतलब रोटेशनल फोर्स, मतलब रोटेट होंगे, कुछ स्थिर रहेंगे। तो इसमें कई प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, इसमें कई प्रकार की ऊर्जा है, तो इन सभी ऊर्जाओं का योग ही आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। इन सभी प्रकार का मतलब इन सभी का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब देखिए, चलिए अगर इससे आपको नहीं समझ में आया तो एक और मान लीजिए कि, मतलब मान लीजिए कि ये आपके कोई पदार्थ हो गया, इसके अणु हो गए, ठीक है। तो आणविक सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के अणु गतिशील अवस्था में रहते हैं। मान लीजिए कि कोई ये बीकर हो गया, निकाय हो गया, ठीक है, और बीकर हो गया, तो इसके बाद से इसमें मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, तो इसको अणु क्या होंगे, आणविक सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के अणु गतिशील अवस्था में रहते हैं, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है, पदार्थ के अणु गतिशील अवस्था में, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, तो ये आपकी गतिज ऊर्जा हो गई, ठीक है, गतिज ऊर्जा इसमें है, मतलब गतिज ऊर्जा इसमें है, होगी ही। अब देखिए गतिज ऊर्जा के बाद दो अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है, दो अणु हो गए, ठीक है, दो अणुओं के बीच एक बल भी कार्य करता है, जिसे हम अंतराणविक बल कहते हैं। तो अंतराणविक
आणविक बल के कारण अणु के पास स्थितिज ऊर्जा होगी। मान लीजिए कि अंतराणविक बल के कारण जो आपके पदार्थ के अणु होंगे उनके बीच क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे आपकी गतिज ऊर्जा भी है प्लस स्थितिज ऊर्जा भी है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा जैसे यह गतिज ऊर्जा में क्या आ जाएंगे, गतिज ऊर्जा में जैसे घूर्णन गति करेंगे, रोटेशनल, काफ़ी सारी गति, मतलब वो सब गतिज ऊर्जा में आ जाएंगे। और स्थितिज ऊर्जा भी है, तो यहाँ पे आपकी गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। तो इसका डिफिनीशन एक प्रकार से और बना सकते हैं हम कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। बेसिक आप दोनों डिफिनीशन याद कर सकते हैं, मतलब जो मैंने दोनों बताया, जो आपका ये लिखा हुआ है इस प्रकार के, या फिर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे U से प्रदर्शित करते हैं। यह निकाय का गुण होता है, यह अदृश्य होता है, ठीक है, तथा इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को, अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा में काफ़ी सारे जो ऊर्जाएं होती है, जैसे रोटेशनल, घूर्णन ऊर्जा, मतलब काफ़ी सारी, जैसे घूर्णन करती है तो उसकी ऊर्जा, फिर से अगर यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, काफ़ी सारी ऊर्जाएं होती है, तो उनको अलग अलग मान नहीं निकाला जाता है, तो उनका एक ही बार इकट्ठा एक बार मान निकाला जाता है, उसी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब इसकी सारी चीज़ें आपको मालूम चलेगी। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन उसके तापमान में परिवर्तन पर निर्भर करता है। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन की निम्न सीमाएं द्वारा व्यक्त किया, निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा में तापमान, मतलब जो आपका परिवर्तन है उसका दिया है DU। अब देखिए DU इक्वल टू क्या है, U इक्वल टू आपको मालूम था, जैसे ऊर्जा का सूत्र हो गया वो आपके यांत्रिक ऊर्जा का। अब देखिए यहाँ पे DU बराबर होता है mCV/dt। यहाँ पे DU क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन है, ठीक है। DU जो आपका ये दिया है, ये आंतरिक ऊर्जा, मतलब जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन है। M क्या है, निकाय के अंदर का द्रव्यमान, जो M है, तो जो आपका निकाय होगा इसके अंदर जो भी द्रव्यमान होगा वो निकाय के अंदर का द्रव्यमान है। विशिष्ट ऊष्मा, आपका C भी दिया है, विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर, ठीक है। देखिए C दिया है, विशिष्ट ऊष्मा C दिया है, और V दिया है स्थिर आयतन पर है, तो स्थिर आयतन के लिए यहाँ पे V लगा दिया है, ठीक है। तो CV इक्वल टू क्या आ जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर। और DT दिया है तापमान में परिवर्तन, आपको मालूम होगा DT इक्वल टू तापमान में परिवर्तन। तो यहाँ पे से आप इसका ये फार्मूला याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे पहले मैंने ऊपर आपको बताया ये संक्रमण ऊर्जा, तो ऊर्जा दो प्रकार की थी, भंडारित या संचित ऊर्जा और संक्रमण ऊर्जा। और भंडारित या संक्रमित ऊर्जा मतलब उसमें तीन पार्ट थे आपके, जो अभी मैंने ऊपर तीनों बताया। और यहाँ पे है अब संक्रमण ऊर्जा की बात हो रही है। तो संक्रमण ऊर्जा वह ऊर्जा जो निकाय की परिसीमाओं के आर पार जा सकती है, संक्रमण ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए ऊष्मा, कार्य, विद्युत इत्यादि। यहाँ पे आपने देखा उसमें क्या था, जो आपकी भंडारित या संचित ऊर्जा थी कि परिसीमाओं के अंदर ही होती थी, जो भी चीज़ें थी उसके परिसीमाओं के अंदर होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वह ऊर्जा जो निकाय की परिसीमा के आर पार जा सकती है, संक्रमण ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है ऊष्मा, कार्य, विद्युत ऊर्जा इत्यादि, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आप समझ में आ गए होंगे। अब चलिए इसके आगे के टॉपिक को देखते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे है आपका दाब, ठीक है। इसको आप बेसिक तरीके से समझेंगे, काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे दाब, आपका दाब का डिफिनीशन तो आपका एक एग्जाम्पल में पूछेगा नहीं, हाँ न्यूमेरिकल पूछ सकता है, लेकिन इसका डिफिनीशन पूछेगा नहीं। लेकिन इसके जो प्रकार है, इसके जो टाइप्स हैं, उसके डिफिनीशन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जैसे गेज दाब, निरपेक्ष दाब, सापेक्ष दाब। तो मैं इसको एक ही फिगर के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ, आप कभी भूलेंगे में नहीं, काफ़ी आसानी तरीके से। तो सबसे पहले दाब की परिभाषा देख लेते हैं। सामान्यतः दाब बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं, परंतु ऊष्मागतिकी में दाब को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, वही कहिए। दाब वह बल है जो किसी निकाय, क्षेत्र या मतलब किसी निश्चित क्षेत्र या निकाय के आवरण पर कार्यरत होता है। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। P इक्वल टू क्या होता है, F/A, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए मात्रक दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर बार कहिए, या फिर पास्कल कहिए, ठीक है। इसके चारों आप मात्रक याद रखिएगा, ये एक नंबर में आपके क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। एक बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर 100 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। 100, अभी इस पर आपका न्यूमेरिकल एक लगेगा, ठीक है, मैं लास्ट में न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। और एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए दाब के प्रकार, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चालू होगा दाब के प्रकार, ठीक है। तो दाब के प्रकार कितने, दाब के लगभग 3-4 प्रकार होते हैं। चलिए सबसे पहला जो है आपका वातावरणीय दाब, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। देखिए धरातल के ऊपर वातावरण में वायु के स्वयं के भार के कारण किसी निश्चित क्षेत्र में उपरी दाब को वातावरणीय दाब कहते हैं। अब देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कहा जा रहा है, वायुमंडलीय वातावरणीय दाब या फिर वायुमंडलीय दाब होता क्या है। तो सिंपल भाषा में चलिए फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं आपको। ये आपका सर हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सर हो गया एक प्रकार से। तो आपको मालूम है आपके सर के ऊपर जितनी जहाँ तक जितनी दूरी तक मान लीजिए आपके सर के ऊपर कुछ ना कुछ दाब होता है। ठीक है, आपके सर के ऊपर कुछ ना कुछ दाब होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वातावरणीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा जहाँ तक ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई यानी पहाड़ों पर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। कैसे कम होगा, देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ पे है, ये आपका सर यहाँ पे है, आप फिर से कहीं और चले गए, समझिए यहाँ पे चले गए, आपका सर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे थे आप तो इतना ज़्यादा दाब आपके ऊपर लग रहा था। ठीक है, अब जब यहाँ पे चले गए तो इतना ज़्यादा ही तो दाब लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊंचाई यानी पहाड़ों पर जाएंगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान मतलब कम होता रहेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कम होगा। अब देखिए ये तो हो गया वातावरणीय दाब। अब देखिए जो मेन है वो आपका आगे क्या है, अगला कौन सा है, निर्वात दाब। तो निर्वात दाब में कुछ है नहीं, निर्वात दाब में क्या होता है, इसे चूरण दाब भी कहते हैं। यह ऋणात्मक दाब होता है जो वातावरणीय दाब के नीचे पाया जाता है। इसे दाब मापन यंत्र द्वारा मापा जाता है, मतलब दाब मापन यंत्र द्वारा मापा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई दाब हो गया, ये मान लीजिए आप तल हो गया, ये वायुमंडलीय दाब कुछ ऊपर हो गया, तो जो आपका नीचे होता है, जो आपका नीचे दाब होता है ना, जो आपका समझिए एक प्रकार का ऋणात्मक दाब होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, निर्वात दाब। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये दोनों टॉपिक है। ठीक है, निरपेक्ष दाब और गेज दाब। ठीक है, ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निरपेक्ष दाब और गेज दाब। तो चलिए इसको मैं आपको काफ़ी इजी मतलब फिगर के थ्रू काफ़ी बढ़िया तरीके से बताता हूँ कि निरपेक्ष दाब और गेज दाब होते क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। निरपेक्ष दाब और गेज दाब दोनों एक ही फिगर के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे पहले निरपेक्ष दाब के ही देख लिए, तो गेज दाब तथा वातावरणीय दाब का बीजगणितीय योग निरपेक्ष दाब कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है। और निरपेक्ष दाब का फॉर्मूला क्या होता है, वातावरणीय दाब प्लस गेज दाब। और देखिए गेज दाब का भी देख ले इसी प्रकार, और मैं एक ही बार फिगर के माध्यम से दोनों बता दे रहा हूँ। वातावरणीय रेखा को मानक मानकर दाब मापी यंत्र द्वारा मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। वातावरणीय दाब को आधार माना जाता है, इसलिए गेज दाब का मान सदैव वातावरणीय दाब से अधिक होता है। वातावरणीय दाब का मतलब कहता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विभिन्न प्रकार के दाब निरूपित आगे दिया गया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, वो यही चीज़ें आपकी मेन है। अब देखिए यहाँ पे गेज दाब, सबसे निरपेक्ष दाब, सबसे पहले निरपेक्ष दाब देखिए या फिर गेज दाब, दोनों देख लीजिए एक फिगर के माध्यम से। समझिए कि आपका कोई, जैसे मान लीजिए कि आपका जीरो दाब था यहाँ पे। ठीक है, जीरो बार आपका जो दाब था वो जीरो बार यहाँ पे था। अब यहाँ से आपने चलना कुछ मतलब कुछ भी किया, आपका जो भी दाब जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक गया, तो यहाँ तक क्या हो गया आपका, यहाँ तक आपका हो गया 5 बार, यहाँ तक आपका हो गया 5 बार। पहले हमें क्या था कि जैसे मान लीजिए कि हमें दाब मापना होता था तो हमें वायुमंडल का मतलब अनुभव नहीं था, जैसे वायुमंडलीय दाब हम मापते नहीं थे, उसका अनुभव नहीं था। जैसे यहाँ से कुछ गए, ठीक है, और यहाँ तक गए तो हम 5 बार माप लिए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जो भी मतलब हम प्रेशर लगाए हैं, मतलब दाब लगाए हैं, वो 5 बार है। लेकिन बाद में पता चला कि हाँ ये इसमें तो वायुमंडलीय दाब भी मिश्रित है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ प्रेशर लगाया, प्रेशर से कुछ ऊपर तक कर लिया, 5 बार 6 बार लगाया। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है तो 5 बार लगाया, लेकिन जब बाद में हमें अनुभव हुआ कि 5 बार तो हमने लगाया, लेकिन इसमें वायुमंडल का भी कुछ हिस्सा मतलब वायुमंडल का भी कुछ भाग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से मान लीजिए कि वायुमंडल को जो भी हम 1 2 यहाँ पे जोड़ ले, एक बार जोड़े, 2 बार मतलब कुछ होगा, तो कुछ का मतलब हम 1 2 चलिए एक ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये 6 बार हो गया टोटल, ये 6 बार हो गया, 5 बार और 1 बार टोटल क्या हो गया, 6 बार हो गया। तो देखिए पहले तो हमें मालूम नहीं था, हमने कुछ भी जो भी किया, दाब लगाया, प्रेशर लगाया, तो हमें पहले क्या था, हमें मालूम नहीं था कि वो वायुमंडलीय दाब यहाँ पे वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो हमने प्रेशर लगा दिया 5 बार का। लेकिन बाद में जब हमने गणना की तो मालूम चला कि यहाँ पे वायुमंडल का भी कुछ दाब है। तो मान लीजिए टोटल 5 एक वायुमंडल दाब को मिला दिया, जो भी हो गणना करने के अनुसार हम तो यहाँ पे मान रहे हैं, तो 6 बार हो गया। तो यहाँ पे जो दोनों हो गए, ठीक है, 5 बार वायुमंडलीय दाब और गेज दाब, यहाँ पे जो आपका मतलब
सॉरी निरपेक्ष दाब और गेज दाब यहाँ पे दिया है कि जो आपका 5 बार हो गया तो ये आपका गेज दाब होगा, ठीक है। गेज दाब कैसे होगा, जो आपका वायुमंडल के ऊपर, जैसे आपका ये वायुमंडल हो गया, ठीक है, ये आपका वायुमंडलीय दाब हो गया एक बार, और वायुमंडल के ऊपर वायुमंडल को मतलब वायुमंडलीय दाब को मानक मानकर वायुमंडलीय दाब के ऊपर के दाब को हम क्या कहते हैं, गेज दाब, ठीक है। और इन पूरे के एडिशन को, इसको तो गेज दाब कहते हैं, केवल 5 को मतलब पूरे वायुमंडलीय दाब के ऊपर को मानक मानकर, और जो वायुमंडलीय दाब अगर इसमें हम मिक्सअप कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष दाब। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा निरपेक्ष दाब, वातावरणीय दाब यानी वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष दाब। मतलब क्या, साफ आप सीधे शब्दों में समझिए। जैसे कि कोई दाब था, हमने कोई दाब लगा दिया यहाँ पे, मतलब कहीं भी कोई दाब लगा दिया 10 का, ठीक है, 10 बार का हमने दाब लगा दिया, लेकिन बाद में पता चला इसमें कुछ वायुमंडलीय, हमने तो दाब लगाया लेकिन बाद में पता चला कि इसमें वायुमंडलीय दाब भी है, तो वायुमंडलीय दाब को हमने 2, मान लीजिए कि वायुमंडलीय दाब यहाँ पे गणना की गई तो 2 पाया गया, ठीक है, तो 2 पाया गया, तो वायुमंडलीय दाब यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखिए अगर वायुमंडलीय दाब को छोड़ दे, ठीक है, और इसके ऊपर जो भी दाब होगा, ठीक है, इसको मानक मानेंगे, आधार मानेंगे, इसके ऊपर जो भी दाब होगा इसे हम कहेंगे गेज दाब, ठीक है। इसे जी से भी प्रदर्शित करते हैं, मतलब पी, जो आपका पी और यहाँ पे जी लिखा रहता है, या फिर पी और गेज लिखा रहता है, ठीक है, ऐसे करके लिखा रहता है गेज दाब या फिर गेज लिखा रहता है। तो इसके ऊपर मतलब वातावरणीय दाब को हम के आधार को उसके ऊपर को मान के उसके ऊपर का जितना दाब होगा उसे हम गेज दाब कहेंगे। और अगर दोनों को मिक्सअप कर लेंगे, दोनों को मिला लेंगे, वातावरणीय दाब और गेज दाब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निरपेक्ष दाब हो जाएगा, ठीक है। ये आशा करता हूँ आपको काफ़ी क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो ये 10 दिया है, ये 2 दिया है, अगर 12 हो गया तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, निरपेक्ष दाब हो जाएगा, इसलिए कि ये दोनों का एडिशन है, ठीक है, दोनों का योगफल होता है निरपेक्ष दाब। वायुमंडलीय दाब और गेज दाब का एडिशन होता है निरपेक्ष दाब। और जो आपका केवल गेज दाब होता है वो क्या होता है, जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है इसके ऊपरी सतह, इसको आप आधार मान के, और जिस इसके ऊपर का दाब होता है, ठीक है, जो आप लगाए रहते हैं उसको हम केवल गेज दाब कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं आगे क्या है नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्परेचर यानी तापमान से तो आप काफ़ी वाकिफ होंगे। चलिए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। यह ऊष्मा की तीव्रता का मापक होता है। हम जानते हैं कि ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है, अतः ऊष्मा का मापन भी उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ही होता है। तापमान मापन के लिए निम्न मतलब लिए पैमाने स्केल का प्रयोग किया जाता है। सेंटीग्रेड पैमाना डिग्री सेल्सियस जिसे आप कहते हैं सेंटीग्रेड पैमाना, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट पैमाना और परम ताप चक्र पैमाना। तो यहाँ पे ज़्यादा चलता है आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट यही आपको पढ़ना है। तो देख लीजिए इसके डिफिनेशन काफ़ी ईजी है, इसके बाद से मैं 1-2 निम्नलिखित है उसको भी आपका सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। देखिए सेंटीग्रेड पैमाना, इसमें तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। स्केल पर 100 भाग बने होते हैं, प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, आपको मालूम है न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा अधिकतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जमा बिंदु, जैसे कहते हैं कि बर्फ़ जम गया है, ठीक है, तो वहाँ से आपका बर्फ़ जमने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल बिंदु, जैसे पानी आपका उबलने लगता है। अब फ़ारेनहाइट पैमाना देख लेते हैं। इसमें तापमान को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। इसमें स्केल 32 डिग्री से 212 डिग्री तक होता है। 180 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब देखिए सेंटीग्रेड पैमाना तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध, ये जो आपका फार्मूला है इससे 2 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछ देते हैं कि मान लीजिए कि कोई फ़ारेनहाइट में दे दिया, कह देगा कि इसका सेंटीग्रेड में मान बताइए, और कोई सेंटीग्रेड में दे देगा तो कह देगा इसका फ़ारेनहाइट में मान बताइए। तो इसका होता है डिग्री मतलब सेंटीग्रेड में इक्वल टू 5/9, 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एराइज होते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, एंथैल्पी तथा एंट्रोपी, ठीक है। एंथैल्पी तथा एंट्रोपी, ये तो मैंने आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से, जो आपका एंट्रोपी है वो एक वीडियो ही मैंने बना दिया है काफ़ी बढ़िया तरीके से, तो आप वहाँ से जाकर के देख लेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको ऊपर बता दे रहा हूँ। देखिए एंथैल्पी क्या होता है, किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को निकाय की एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। किसी निकाय की, यहाँ पे बेसिक के साथ समझिएगा, किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को मतलब जितनी भी ऊर्जा होगी उस निकाय की एंथैल्पी कहा जाता है। संपूर्ण ऊर्जा प्रवाह ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा में संयुक्त रूप होता है। प्रवाह ऊर्जा से तात्पर्य यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक कार्य से है। अब देखिए इसे एच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक
किलो जूल या फिर किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू पी वी प्लस यू, H इक्वल टू पी वी प्लस यू। एंथैल्पी में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन के लिए डी एच इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू कर देंगे, ठीक है। जहाँ डी डब्ल्यू क्या है आपका कार्य है और डी यू क्या है आंतरिक ऊर्जा है। देखिए किसी निकाय के विशिष्ट एंथैल्पी मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंथैल्पी का कहने का मतलब क्या है, किसी निकाय, जो भी आपका निकाय होगा, कि संपूर्ण ऊर्जा को निकाय की एंथैल्पी कहता है, ठीक है। एंथैल्पी में आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, कोई भी आपका निकाय हो गया उसकी जितनी भी ऊर्जा होगी उसकी एंथैल्पी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे एंट्रोपी दिया है, तो एंट्रोपी क्या होता है, एक प्रकार का समझिए कि आभासी आपका मतलब ऊर्जा होता है, जो कि एक प्रकार का आभासी ऊर्जा होता है। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए, यह ऊष्मा की मात्रा का फलक होता है जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तन करने की संभावना को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए जो ऊष्मा को कार्य करने की मतलब कार्य में परिवर्तन करने की संभावना को प्रदर्शित करता है, मतलब उसकी संभावना को प्रदर्शित करता है, ना कि कर देता है, ठीक है, उसकी बस संभावना को प्रदर्शित करता है। तो आपका एंट्रोपी जो होगा, एंट्रोपी मतलब वो एक प्रकार का आभासी टाइप का ऊर्जा होता है, ठीक है। वो एक प्रकार का आपका समझिए कि वेस्ट ऊर्जा मतलब बेकार ऊर्जा होता है। वो केवल परिवर्तन करने के मतलब ऊष्मा को कार्य में परिवर्तन करने की संभावना को प्रदर्शित करता है, ना कि उसको केवल प्रदर्शित करता है, उसको परिवर्तित कर नहीं पाता है लेकिन केवल प्रदर्शित करता है। और ये एक प्रकार का आपका वेस्ट ऊर्जा होता है, ठीक है। मैंने इसका वीडियो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखा है, वहाँ से आप देख लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके डिफिनीशन दिया है, देखिए कि डी क्यू इक्वल टू डी क्यू अपान टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। चलिए मैं आपका जो न्यूमेरिकल है उसको थोड़ा सोल्यूशन करा दूँ, जो आपका न्यूमेरिकल है। देखिए दिया है यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या दिया है, एक पिस्टन जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 1000 न्यूटन का बल लग रहा है, पिस्टन पर दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको दाब ज्ञात करने के लिए तो आपका यहाँ पे मान दिया है, मान क्या क्या दिया है, देखिए आपका डी दिया है, डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को देखिए सबसे पहले हम इसको मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। और एफ दिया है आपका 1000 न्यूटन, ठीक है, एफ दिया है आपका 1000 न्यूटन। तो हम जानते हैं हमें क्या निकालना है, पिस्टन पर दाब ज्ञात करना है, दाब मतलब प्रेशर ज्ञात करना है। तो पी इक्वल टू एफ बाई ए। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, पी इक्वल टू एफ बाई ए, तो बल बटे क्षेत्रफल हो गया आपका। तो बल तो आपका दिया है कि 1000 न्यूटन, ठीक है, 1000 न्यूटन देखिए ऊपर दे दिया है। और देखिए आपका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे पिस्टन दे रहा है, ठीक है, पिस्टन के लिए क्या होगा, पाई अपान 4, ठीक है, पिस्टन के लिए पाई अपान 4 डी स्क्वायर, ठीक है, पाई अपान 4 डी स्क्वायर। तो पाई अपान 4 तो हो गया, और डी का मान कितना दिया है 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर का स्क्वायर। तो देखिए पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, 1000 न्यूटन अपान, ठीक है, अपान में पाई अपान 4 और डी का मान 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद से तो आप इसका सॉल्यूशन कर ही सकते हैं, इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आप कर लेंगे, मैं करके दिखा दे रहा हूँ मैंने। तो इसका आंसर आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो पी इक्वल टू आपका आएगा 127 मतलब 127.3 किलो, यहाँ पे किलो न्यूटन, इसका मात्रा क्या होगा, किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसका मात्रा होगा। और आंसर क्या आएगा आपका 127.3, ठीक है, 127.3, और इसका मात्रा हो जाएगा किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया, बस आपको ये याद रखना होगा पिस्टन का व्यास, ठीक है, पाई बाय अपान 4, ठीक है, डी स्क्वायर। अब देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक ट्यूब में द्रव भरा है, ठीक है, एक कोई भी ट्यूब है उसमें द्रव भरा है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 0.9 है तथा 120 सेंटीमीटर गहराई तक है, गेज दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको गेज दाब पूछ रहा है, मतलब पी जी कहिए या फिर पी गेज कहिए, ठीक है, यहाँ पर आप पी गेज दाब कहिए। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गेज दाब पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पी गेज दाब मतलब एच ऊंचाई वाले या एच गहराई वाले स्तंभ के कारण, मतलब एच ऊंचाई, चलिए इसको छोड़िए, पहले पी गेज दाब हम यहाँ पे सिंपली पहले इसका मान पुटअप करते हैं, क्या क्या इसके मान दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है विशिष्ट गुरुत्व, यहाँ पे विशिष्ट गुरुत्व को हम रो, या आपको मालूम होगा रो और एफ, विशिष्ट गुरुत्व दिया है तो रो एफ से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मान दिया है 0.9। अब देखिए यहाँ पे एच का मान भी दिया है 120 सेंटीमीटर, तो इस 120 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1.2 मीटर हो गया, ठीक है। और आपको मालूम है पी इक्वल टू क्या आता है, रो जी एच, रो जी एच। तो रो जी एच को तो यहाँ पे देखिए रो और जी है, इसको हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। चलिए पी इक्वल टू रो जी एच, आपका ये मालूम हो गया कि पी इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। ये तीनों आपको कन्फर्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिया था रो जी एच, ठीक है, तो रो जी का भी मान दिया है और हमें एच का भी मान दिया है, ठीक है। अब रो में यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो जो हमें रो एफ दिया है, तो रो एफ यानी क्या दिया है हमें, विशिष्ट गुरुत्व दिया है, तो विशिष्ट गुरुत्व होगा तो विशिष्ट भार भी होगा, ठीक है। तो रो एफ भी हो, रो डब्ल्यू भी आपका होगा, तो रो डब्ल्यू हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको सोल्यूशन करते हैं, चलिए सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पी रो पी इक्वल टू आपका हो जाएगा, मतलब गेज दाब इक्वल टू होगा पी इक्वल टू रो एफ, ये आपका रो है, ठीक है, रो एफ इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच, ये चार चीज़ जो आपको दी गई है। तो पी एफ का मान आपका कितना दिया है, 0.9 इंटू पी डब्ल्यू 100 हो गया, और इंटू जी का हो गया आपका, जी का मान होता है 9.8, इंटू एच क्या दिया है आपका 120 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.2 मीटर। अब देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे, 9 81 1 2, तो ये आपका सोल्यूशन होगा पी इक्वल टू, इसको आप सोल्यूशन करेंगे काट के, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आएगा 10.5, ठीक है, 10.595, ठीक है, 10.5 आप लिख सकते हैं, ठीक है, 10.5, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए इसमें दिया नहीं है, मैं एमसीक्यू भी कराया हूँ, वो क्वेश्चन देखिए मैं आपको शायद टाइप नहीं किया हूँ, भूल गया। तो देखिए वो क्वेश्चन आपका है समुद्र के नीचे, ठीक है, समुद्र हो गया, समुद्र के नीचे 1000 मीटर गहराई पर गेज दाब कितना होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा क्या है, समुद्र के नीचे 1000 मीटर गहराई पर गेज दाब कितना होगा। समुद्र के नीचे 1000 मीटर यहाँ पे दिया है, 1000 मीटर गहराई पर गेज दाब यहाँ पर पी जी पूछ रहा है, गेज दाब कितना होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हालांकि शो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आप सुन ले एक बार और, समुद्र के नीचे 1000 मीटर गहराई पर गेज दाब कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए आपका कोई तल हो गया, ठीक है, और ये आपका समुद्र हो गया, नीचे आपका वाटर मतलब पानी भरा है। तो इससे क्या कह रहा है, 1000 मीटर नीचे, 1000 मीटर नीचे, या आप पूछ रहा है कि आपका गेज दाब कितना होगा। तो आपको मालूम है पी परम दाब, मतलब पी यहाँ पे परम दाब का ही इक्वल टू होता है पी वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को पी ए से कहिए या फिर पी वायुमंडलीय दाब भी लिख सकते हैं, प्लस पी गेज दाब, ठीक है, पी जी कहिए, ठीक है, पी जी। अब यहाँ पे देखिए पी गेज दाब मतलब एच ऊंचाई वाले या एच गहराई वाले स्तंभ के कारण जल स्तंभ का जो दाब होता है वह क्या कहलाता है, गेज दाब कहलाता है, पी गेज दाब के लिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू पी ए प्लस पी जी है, तो यहाँ पे पी जी इक्वल टू क्या होता है, जो आपका पी गेज दाब होता है वही तो होता है पी यहाँ पे इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं रो जी एच, ठीक है, पी जी, पी जो गेज दाब है इसकी जगह पे आपका लिख सकते हैं रो जी एच, यही आपका रो जी एच होता है। तो देखिए यहाँ पे यही पूछ रहा है पी इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। अब यहाँ से आपको यही पूछ रहा है रो जी एच, तो रो जी एच। अब देखिए यहाँ पे रो क्या है, पानी का घनत्व, यहाँ पे क्या है, रो क्या है, पानी का घनत्व है, ठीक है, और जी क्या है, गुरुत्वीय बल है जो आपका 9.8 होता है, और एच क्या दिया है, एच आपका दिया है मतलब 1000 मीटर, ठीक है। तो सारी चीज़ें दी होती है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए जो निकालना है पहले उसका फॉर्मूला लिख दें, रो जी एच, ठीक है। अब देखिए पानी के घनत्व के लिए रो का मान कितना होता है, 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 होता है, 10⁻3 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। ये रो का मान होगा पानी के घनत्व के लिए, ठीक है। अब देखिए जी का मान आपको मालूम है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे एच का मान यहाँ पे आपको दिया है 1000 मीटर, ठीक है, एच का मान दिया है 1000 मीटर। अब देखिए इसको फार्मूले में पुटअप करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इसको बस आप फार्मूले में पुटअप कर दें। देखिए जो आपका 1000, जो आपका रो का मान था 1000 था, वो भी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 10⁻3, यहाँ पे 10⁻3 लिख सकते हैं, इंटू 9.8 जो आपका जी का मान था, और एच का मान क्या था 10⁻3, मतलब 1000 मीटर इक्वल टू 10⁻3। अब देखिए 10⁻3 है, 10⁻3 है तो 10⁻6 हो जाएगा, और ये 9.8 है तो 9.8 इंटू 10⁻6, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा पी, या फिर आपको गेज दाब निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो पी इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻6, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी कह देता है, मतलब इसका जैसे ऑप्शन कभी बहुविकल्पी में दे देता है, तो इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं 98 इंटू 10⁵ प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका आप ऐसे भी सोल्यूशन लिख सकते हैं। दोनों मतलब दोनों एक ही टाइप के हैं, दोनों आसान है। चलिए कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको भी देख ले कैसे, मतलब आपके एग्जाम में वो भी आने के चांसेस है, इसको आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए बहुविकल्पी क्या है,
फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड में संबंध, और 1 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है, एंथैल्पी का मान कितना होता है, एंट्रोपी का मान कितना होता है। तो देखिए सब सारी चीज़ों को मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से इसके ऑप्शन आंसर हो। अब देखिए पहला क्या पूछा है, फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड में संबंध, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सी इक्वल टू क्या होता है 5/9 इंटू F-32, ठीक है। और दूसरा हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है 273 केल्विन, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा कह दिया है डी इक्वल टू मैंने आपको बताया था MC, ठीक है। MC यहाँ पर भी है और DT, ठीक है। यहाँ पर DT क्या है, परिवर्तन है, ताप में परिवर्तन है। अब देखिए एंथैल्पी का मान क्या होता है, एंथैल्पी का मान क्या होता है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा DH इक्वल टू DW प्लस DU। अब देखिए ये है एंट्रोपी का मात्रक होता है, ये आपका J और K दिया है, और J अपान यहाँ पर देखिए J मतलब जूल प्रति किलोग्राम K दिया है, मतलब यहाँ पर दिया है J और K का मतलब यहाँ पे देखिए बटे है, ठीक है। यहाँ पे बीच में बटे का ऑप्शन है, मतलब J/K दिया है। और तीसरा दिया है J इंटू K, मतलब JK दिया है। और चौथा दिया है J इंटू kg मतलब किलोग्राम अपान K मतलब किलो। तो देखिए ये चारों ऑप्शन है। देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपको हमेशा लेटेस्ट और जेन्युइन टॉपिक्स या फिर अदरवाइज यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी और हमेशा मिलती भी रहती है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको देखिए आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता है कि कैसे, मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा तो उसी प्रकार से मैं और अच्छे कंटेंट बनाऊंगा। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।